तो हम लोग अभी पैकेज डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आपने सबसे पहले पूछा हुआ है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 आपने सबसे पहले पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो लिखा हुआ है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सल्फर एटम हैविंग n plus l equal to 3। तो देखो आपको सबसे पहले सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सल्फर कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपसे पूछा गया है कि n plus l equal to 3 का कॉम्बिनेशन लिखना है। तो n plus l अगर 3 चाहिए तो n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 ले सकते हैं एक केस, n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, l की वैल्यू 1 ले सकते हैं दूसरा केस। उसके बाद n equal to 1 l equal to 2 नहीं ले सकते, दिस इज नॉट अलाउड। तो पॉसिबल केस केवल दो ही बचे, n equal to 3 l equal to 0 n equal to 2 l equal to 1। बस अब दोनों केस क्लियर हो गए। इसको हम लोग 3s लिखेंगे, उसको 2p लिखेंगे। तो 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो उसने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन द सल्फर एटम विद n plus l equal to 3। आंसर होगा 8। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 लिखा है कंसीडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एजिमुथल क्वांटम नंबर l equal to 1 and l equal to 2 r। कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसमें भी क्रोमियम का। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज ऑर्गन, आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर डिफाइन करना है, पूरा लिखना पड़ेगा। तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ देखिए, राइट। अब उसने पूछा है l इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद l इक्वल टू 1 एंड l इक्वल टू 2। तो l इक्वल टू 1 मतलब p सबशन और l इक्वल टू 2 मतलब d सबशन। तो l इक्वल टू 1 का मतलब हो गया टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन। और l इक्वल टू 2 मतलब d सबशन, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो आंसर हो गया 12 एंड 5। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल 0। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है? h अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल एल प्लस 1। h अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल एल प्लस 1। एस सब सेल में एल कितना होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल एल प्लस 1। एल इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? 0। इसको जैसे ही एल इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि 2s के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। 27 पहले 28 बताइए। 27 देखो लिखा है डी इलेक्ट्रॉन विद ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सेम क्वेश्चन फिर से हो गया। 27 में अगर डी इलेक्ट्रॉन है तो एल इक्वल टू 2 हो गया, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो फॉर्मूले याद करने, अगर आपने अभी तक फॉर्मूले नहीं लर्न करे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट होने के बाद पूरे चैप्टर के सारे फॉर्मूले एक जगह लिखिएगा और उनको प्रॉपर्ली लर्न कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा h अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल एल प्लस 1। h अपॉन 2 पाई रूट ओवर एल एल प्लस 1। एल की जगह 2 पुट कर दो, ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी रूट ओवर 6 इंटू h अपॉन 2 पाई। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36।
क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन में देखो लिखा है, द ग्राउंड स्टेट ऑफ कॉपर प्लस द नंबर ऑफ सब शेल्स ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ सेल्स ऑक्यूपाइड, सब शेल ऑक्यूपाइड, फील्ड ऑर्बिटल्स एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। फिर से देखो, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कॉपर कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। उसका कॉपर +1 लेना है तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर देंगे, रिमूव कर लेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ सेल्स ऑक्यूपाइड, कितनी सेल ऑक्यूपाइड है, सेल नंबर मतलब 1 2 3, तीन सब शेल ऑक्यूपाइड है। पहला ऑप्शन नंबर ऑफ शेल्स ऑक्यूपाइड, इसका आंसर हुआ 3। फिर नंबर ऑफ सब शेल्स ऑक्यूपाइड, तो सब शेल्स ऑक्यूपाइड मतलब एसपीडीएफ वाला केस काउंट करो। सब शेल देखो कितनी काउंट करनी है, सब शेल्स का नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सब शेल्स ऑक्यूपाइड हो गए 6। उसके बाद बोला फील्ड ऑर्बिटल्स, तो हर केस में ऑर्बिटल लिखते जाओ। 1s का एक ऑर्बिटल हुआ, 2s में एक ऑर्बिटल हुआ, 2p में 3 ऑर्बिटल हुए, 3s का एक ऑर्बिटल हुआ, 3p में 3 ऑर्बिटल हुए, और 3d10 में 5 ऑर्बिटल हुए। दीज आर द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फील्ड। s में एक ऑर्बिटल, 2s में एक ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल, 3s में एक ऑर्बिटल, 3p में 3 ऑर्बिटल और 3d में 5 ऑर्बिटल। तो सम कर लो, कितना हो गया 14, राइट। और लास्ट में पूछा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये वैल्यू होगी 0। ऑप्शन चेक कर लो तो आंसर आएगा 3 6 14 0। 3 6 14 0 के हिसाब से आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है। उसके सर बाद नंबर ऑफ सेल्स ऑक्यूपाइड 3 मतलब। सेल कौन सी होती है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, तीन ही सेल तो ऑक्यूपाइड है। यस। और तो सर सब शेल भी तो 3 मतलब हैं, एक एसपीडी। सब शेल अलग से पूछा है, सेल अलग से पूछा है। तीन सेल ऑक्यूपाइड है, 6 सब शेल ऑक्यूपाइड है, 15 14 ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड है, और 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एसपीडी सब शेल 1 2 3 शेल, तो शेल कहाँ तक जा रही है, 3 तक तो जा रही है, तो तीन शेल ऑक्यूपाइड है। सब शेल में एसपीडी गिने हमने अलग से, तो 6 सब शेल ऑक्यूपाइड है, फिर ऑर्बिटल गिने, फिर इलेक्ट्रॉन गिना। 1 बाय 1 काउंटिंग है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। तो ये तो पहले बताया हुआ आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 में दिखा है, assume that you are traveling with a speed of 90 km per hour in a small car with a mass of 1050 kg. If the uncertainty in the velocity of the car is 1%, or uncertainty in the position, तो पहले आपको कार की स्पीड निकाल लो फटाफट। तो कार की स्पीड दे रखी है आपको 90 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करो, तो अगर 90 इंटू 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। ये पहले इसकी स्पीड आ गई, इसको सॉल्व कर लो पहले। ये 25 मीटर पर सेकेंड आ गया, 25, yes. ये आपकी स्पीड आ गई। उसके बाद उसने बोला हुआ है कि इसमें अनसर्टेनिटी 1% है, तो डेल्टा वी की वैल्यू 25 का 1% निकाल दो, ये 0.25 मीटर पर सेकेंड हो गया। उसके बाद हाइगनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा दो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। वैल्यू पुट कर दो बस, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, ये वैल्यू हो गई। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की, वो सॉरी डेल्टा एक्स को निकालता है, डेल्टा वी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी एच एस 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन
4 into pi into delta v, 4 into pi into mass of car is 1050 kg और स्पीड 0.25 मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, इतने मीटर आपकी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सॉल्व तो कर लोगे ना अभी? यस सर। इसके बाद क्वेश्चन सर इसमें बी और डी में कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ बेटा, मेरा जो क्वेश्चन है इसमें बी और डी में से दोनों लगते हैं सही सर। ये बोलो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मुझे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में लिखा है व्हिच इलेक्ट्रॉनिक लेवल विल अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू अब्सॉर्ब अ फोटोन बट नॉट द इमिट द फोटोन। लोएस्ट एनर्जी लेवल, लोएस्ट एनर्जी लेवल से फोटोन अब्सॉर्ब तो होगा बट इमिट नहीं हो सकता। तो ये लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा? 1s। जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा या ग्राउंड स्टेट जिसको बोलते हैं, लोएस्ट एनर्जी लेवल में फोटोन अब्सॉर्ब तो होगा बट इमिट नहीं होगा, क्योंकि वो लोएस्ट एनर्जी है, उससे नीचे एनर्जी पे जा ही नहीं सकता। तो उसका आंसर हो जाएगा 1s। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है वो 1s है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 76 75 में 75 में लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ 4 n equal to 4 to n equal to 2 of He plus is equal to the transition of hydrogen atom corresponding to which of the following। तो स्टैंडर्ड सवाल है बेटा। आपको क्या सिखाया था कि हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट, हीलियम की सेकंड ऑर्बिट, हाइड्रोजन की थर्ड ऑर्बिट, हीलियम की सिक्स्थ ऑर्बिट, ऐसे मैच कराते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन की कौन सी ऑर्बिट किससे मैच करानी है उससे डिसाइड करना है। उसमें ध्यान से देखो, उसने बोला हुआ है कि He+ के लिए n equal to 2 से n equal to 4 का ट्रांजिशन दे रखा है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा? n equal to 1 से n equal to 2। वो ऑप्शन बी दिया गया आंसर में। अच्छा, इसका आंसर क्या बोला? उसका आंसर जो हो जाएगा वो सी कर लो। आंसर मस्ट बी सी, क्योंकि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस एनर्जी होती है वो हीलियम के सेकंड ऑर्बिट से मैच करती है। हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट जो होती है वो हीलियम की फोर्थ ऑर्बिट से मैच करती है। तो अगर 4 से 2 हीलियम प्लस का ट्रांजिशन है तो हाइड्रोजन के वो ट्रांजिशन 2 से 1 का होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन द सेकंड बोर ऑर्बिट। तो स्टैंडर्ड सवाल है बेटा। इसमें क्या आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना सिखाया था? तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं इट इज हाफ mv², हाफ mv²। और इसको एक और तरीके से लिखना सिखाया था, दैट इज mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। और सेकेंड बोर ऑर्बिट की रेडियस लिखनी है तो r की वैल्यू कितनी होती है? फर्स्ट ऑर्बिट 0.529 n²/z। यहाँ से r की वैल्यू हो गई 4a0। यहाँ से mv की वैल्यू निकाल लीजिए, आ जाएगा h/n की जगह पुट कर दीजिए 2h/2 पाई इंटू 4a0। ये वैल्यू हुई। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? हाफ मल्टीप्लाई करो और उसको स्क्वायर कर लो पहले और m से डिवाइड कर दो। उसको ऐसे लिखेंगे m² v² इज इक्वल टू h²/16 पाई² a0 स्क्वायर। एक हाफ मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो, तो हाफ mv² की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा h²/32m पाई² a0 स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगा। आंसर हो जाएगा सी। सिर्फ वैल्यू रिलेट करना है, दो फॉर्मूले लिखने हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² लिख लो और बोर क्वांटाइजेशन रूट mvr इक्वल टू nh/2 पाई लिख लो। बोर रेडियस r इक्वल टू a0 इंटू n²/z होता है, तो n² 2²/1 करेंगे तो r की वैल्यू 4a0 आ गई। बस n की जगह 2 पुट कर देना, क्वेश्चन सॉल्व। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो भाई, ये a0 इंटू n²/z लिखेंगे। ये सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो r की वैल्यू 4a0 आ जाएगी।
फॉर n इक्वल टू 2। ठीक है ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन लिखा अमंग द फॉलोइंग विच ऑर्बिटल इन B3 plus has same energy as electron in He plus in the ground state and also has two angular nodes। तो देखो सबसे पहले दो एंगुलर नोड लिखने हैं आपको, और which orbital in B3 plus has same energy as the electron in He plus। तो देखो आपको एनर्जी रिलेट करनी है, तो He plus के लिए अगर एनर्जी लिखेंगे तो ये आएगी वैल्यू -13.6 Z²/n², और B3 प्लस में ये एनर्जी लिखेंगे तो ये आ जाएगा -13.6 4²/n²। तो इसका ग्राउंड स्टेट है, इसका n इक्वल टू 1 है, तो यहाँ सर्टेनली n इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, तब जाके 4 कैंसिल होगा। तो अगर दोनों एनर्जी सेम करनी है E1 इक्वल टू E2, तो अगर n इक्वल टू 1 ऊपर है तो नीचे n इक्वल टू 2 हो जाएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ एंगुलर नोड कितने होते हैं? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू L, और वो आपको 2 दे रखा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि n इक्वल टू 2 चाहिए और L इक्वल टू 2 चाहिए, ऐसा ऑर्बिटल होता ही नहीं है, क्योंकि L की वैल्यू मैक्सिमम n-1 हो सकती है, तो नो सच ऑर्बिटल इज पॉसिबल। नो सच ऑर्बिटल इज पॉसिबल। समझ में आया? नो सच ऑर्बिटल इज पॉसिबल। जहाँ पे n इक्वल टू 2 ऐसा ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल केस हो गया। ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू अगर 2 है तो L की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। L इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से नो सच ऑर्बिटल इज पॉसिबल। समझ में आ गई बात? नहीं, उसका आंसर डी होगा, सी नहीं हो सकता। अगर आपने जल्दीबाजी में कल दो एंगुलर नोड देख के डी देख के टिक मार दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले एनर्जी मैच करानी है, तो एनर्जी मैच कराने के लिए B3 प्लस के ऑर्बिट होनी चाहिए, वो सेकंड ऑर्बिट होनी चाहिए। अब सेकंड ऑर्बिट में डी पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका आंसर डी आएगा, नो सच ऑर्बिटल इज पॉसिबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 69 समझ गया ना? 69 में पूछा गया ऑर्बिटल डायग्राम इज वायलेशन ऑफ अफबो प्रिंसिपल। तो अफबो प्रिंसिपल का वायलेशन कैसे होगा? जब इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी से पहले हायर एनर्जी में चला जाए। तो 69 क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है 2s1 2p4, ये इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन बी ऑप्शन चेक कर लो, पहले इलेक्ट्रॉन 2p में आ गया, 2s बिना फुल किए, यहाँ पे इनकम्प्लीट लोअर एनर्जी लेवल है, ये वायलेशन ऑफ अफबो प्रिंसिपल हो गया। सर बट ये कॉन्फ़िगरेशन वैलिड तो होगी ना? नहीं, वैलिड क्यों होगी सर? एक्साइटेड स्टेट एक्सेप्शन भी तो हो सकता है ये। सर एक्साइटेड स्टेट अगर हो, एक्साइटेड स्टेट मतलब 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में एक्साइट हो जाए। कहाँ है? इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 कैसे हो सकते हैं? पहले 3 रहे होंगे। अगर इसका सही कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 2s2 2p3, तो आप कहाँ जंप कराएंगे? खाली ऑर्बिटल ही नहीं है 2p में, तो जंप कैसे होगा? तो एक्साइटेड स्टेट में भी नहीं बन पाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाता है, सर सिंगल फील्ड में नहीं जा सकता? करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, अगर ये 2s2 2p2 होता तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा के हायर एनर्जी लेवल पे ले जा सकते थे, तो 2s1 2p3 लिख सकते थे, वो एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन था, बट वो एक्साइटेड स्टेट में था। तो ये वायलेशन ऑफ अफबो प्रिंसिपल है, इसलिए नॉट अ पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखो। 79 लिखा है अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड टू लोकेट द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल,
अनसर्टेनिटी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ये दो रिलेशन है, आपको इसको सॉल्व करना सिखाया था। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो होता है मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई होता है। अब उसको उसने बोला है वेवलेंथ से रिलेट करना है, वेवलेंथ से रिलेट करने का तरीका सिखाया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी बताया था या एच अपॉन पी बताया था, फिर बोला था इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे तो, या ऐसे मत लिखो, पी के टर्म में लिखना है ना, तो पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा लिख लो, यहाँ से सॉल्व करके लिखो पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, फिर इसको डिफरेंशिएट करना सिखाया था, डीपी इक्वल टू माइनस एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो यहाँ से डेल्टा पी की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस एच अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। इस वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच, एच कट गया, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई आना चाहिए। तो उसने बोला है कि ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, तो अगर आप लैम्डा इंक्रीज करोगे तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, डन।